अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। हमारे पास ये चैप्टर चल रहा है। इस चैप्टर के स्टार्ट में हमने देखा कि न्यूटन और गैलीलियन का रिलेटिविटी के बारे में क्या कंसेप्ट था, फिर क्यों उनकी रिलेटिविटी में एक प्रॉब्लम आया कि वो नहीं आगे चल सके। वहां पे जब मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को बताया कि यहाँ पे एक वेव्स होंगी जो स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ से चल रही होंगी, तो वहां पे वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए उस चीज को। तो वहां पे उस चीज को यही अब हमारे पास है, बेसिकली पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जो पहले मैंने लिखा कि ये जो प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा था कि साइंटिस्ट सोच रहे थे कि मैक्सवेल ने ये जो वैल्यू दी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से उसने मेजर की। तो अब कंसेप्ट ये था, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, दूसरे में होंगे तो वैल्यू बदल जाएगी। तो ये क्वेश्चन चल रहा था। तो आइंस्टाइन ने इसमें बहुत सी ईथर थ्योरी आई, तो वो हमने लास्ट लेक्चर में देखा जो कि सक्सेसफुल नहीं थी। तो आइंस्टाइन ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को इंट्रोड्यूस कराया, जिससे ये प्रॉब्लम बड़ी आसानी से हल हो गया। अब ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किन पोस्टुलेट पे बेस करती है, वो हमारा आज का बुनियादी टॉपिक है। ठीक है, तो बेसिकली स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में दो ही पोस्टुलेट हैं। 1905 में पेपर पब्लिश किया गया। तो अब इसमें जो लफ्ज स्पेशल आ रहा है, इसका मतलब सिर्फ ये है कि हम सिर्फ उन इनर्शियल फ्रेम्स को डिस्कस करेंगे, यानी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डील करेंगे। इनर्शियल का मतलब जहां पे न्यूटन के लॉ क्या करते हैं, होल्ड करते हैं, वैलिड होते हैं। सिर्फ उन फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डील करेंगे। इसके मुकाबले पे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी है, जिसमें नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है। वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। फिर वक्त जो हमारे सामने टारगेट है, मुद्दा है, वो हमने किसको पढ़ना है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पढ़ना है। तो जनाब, अब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की सबसे बुनियादी ये बात थी कि स्पेस और टाइम एब्सोल्यूट नहीं है, यानी कि इनकी वैल्यूज चेंज हो सकती हैं और ये एक दूसरे पे डिपेंड भी करते हैं। यानी ये आपके पास कि मोशन, स्टेट ऑफ मोशन पे भी डिपेंड करते हैं और आप इनको अलग अलग नहीं देख सकते। ठीक है, जबकि न्यूटोनियन या क्लासिकल फिजिक्स ये मानती थी कि ये एब्सोल्यूट है, यानी स्पेस भी एब्सोल्यूट है, टाइम भी एब्सोल्यूट है और इनका आपस में कोई ताल्लुक भी नहीं है। तो ये बेसिक की डिफरेंस मैंने शुरू में ही बता दिया कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स में जो चीज समझ ले, राह की रुकावट थी, वो ये कंसेप्ट था कि आपके पास जो स्पेस और टाइम को एब्सोल्यूट लिया जा रहा था, जबकि हकीकत में जब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आई तो उसमें यह कहा गया कि ये एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है जनाब, तो अब पहला पोस्टुलेट है जिसे हम प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं। ये बिल्कुल आम एक तरह से कह लें कि एक्सटेंडेड वर्जन है जो न्यूटन का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी। न्यूटन का जो रिलेटिविटी का कंसेप्ट था, न्यूटोनियन रिलेटिविटी कंसेप्ट था कि आप कोई भी एब्सोल्यूट मोशन को डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो उसी को एक्सटेंडेड वर्जन में ऐसे कहा गया कि जो फिजिक्स के लॉज हैं वो सेम है तमाम ऑब्जर्वर्स के लिए, इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नो फ्रेम इज प्रेफर टू अनदर। यानी आप एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, एक शख्स दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, तो दोनों के लिए लॉज ऑफ फिजिक्स क्या होंगे, सेम होंगे। आपको कोई एडवांटेज नहीं होगा कि वो किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। इसका मतलब क्या कि ये पोस्टुलेट कहता है कि लॉज ऑफ फिजिक्स एब्सोल्यूट है यूनिवर्सली, यानी आपके पास तमाम इनर्शियल ऑब्जर्वर्स के लिए उनकी वैल्यू क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। अगर मैं थोड़ा डेप्थ में बताऊं कि इस बात का मतलब क्या बन रहा है कि जो लॉज हैं, जो इक्वेशंस हैं, वो इनवेरिएंट हैं, यानी वो अपनी वही शक्ल रखेंगी जो एक इनर्शियल फ्रेम में या दूसरे इनर्शियल फ्रेम में भी वही रहेंगी। उनमें कोई फैक्टर ऐड नहीं करना पड़ेगा, कोई फैक्टर सब्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा। यानी आपके पास एक ट्रांजिशन से आप दूसरी ट्रांजिशन, यानी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाते हो, तो जो इक्वेशंस आएंगी, जो लॉज आएंगे, वो अपनी उसी शक्ल में रहेंगे, उनमें कोई कमी बेशी नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज बेसिकली है कि लॉज ऑफ फिजिक्स आर सेम फॉर ऑब्जर्वर इन ऑल इनर्शियल फ्रेम। अब ये भी कह सकते हैं कि अगर लॉ होल्ड करता है इनर्शियल ऑब्जर्वर के लिए, तो किसी दूसरे इनर्शियल ऑब्जर्वर के लिए वो वायलेट नहीं होगा, उसके लिए भी लाजमी है कि वो होल्ड करेगा।
ठीक है, तो ये पहला पास्टुलेट था हमारे पास जिसे हम प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं। अच्छा, इससे ना थोड़ी सी गलतफहमी आती है, वो मैं यहाँ पे कह दूं, इस पास्टुलेट का ये मतलब नहीं है कि जो वैल्यूज आएंगी फिजिकल क्वांटिटीज की वो सेम है। हम लॉज की बात कर रहे हैं, हम वैल्यूज की बात नहीं कर रहे। वो आपकी फिजिकल क्वांटिटीज सेम नहीं होंगी, वो जितने भी ऑब्जर्वर होंगे आपके पास, यानी उनको हमें फिर लिंक करना पड़ता है, आपस में रिलेट करना पड़ता है, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन आ जाती हैं, जैसे आप हम आने वाले लेक्चर्स में लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का जिक्र करेंगे। तो जो वैल्यूज होंगी वो सेम की बात नहीं हो रही, ठीक है, हम लॉज सेम होने की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप कहें कि यदि नामुमकिन है कि हम कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट बना लें जो ये बता सके कि आप रेस्ट पे हैं या यूनिफॉर्मली मूव कर रहे हैं। मतलब सादा ये न्यूटोनियन बात आ गई आपके पास, हमने वहां पे भी इस चीज का जिक्र किया था कि जैसे आप जहाज में हो, आप कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहे हैं, तो आपको जहाज की मोशन का पता ही नहीं चलेगा। आपके इर्द गिर्द होने वाले तमाम वाकयात वैसे ही होंगे जैसे वो जमीन पे हो रहे होते हैं। किताब आपके हाथ से गिरेगी तो नीचे जमीन आपके पांव पे जाएगी, अगर आप सूटकेस को पुश करोगे तो वो वैसे ही जाएगा जैसे आप रनवे पे उसे धक्का दे रहे हैं। तो अब आपके पास जनाब, इसका मतलब आप जहाज में बैठे हैं कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो जो वाकयात हो रहे हैं और जमीन पे बैठे हुए जो वाकयात हो रहे हैं वो सेम पैटर्न पे हो रहे हैं। तो आप उसमें डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कि आप एक कोई यानी एक ऑब्जर्वर है वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा कि रेस्ट वाली रीडिंग्स कौन सी हैं और मोशन वाली रीडिंग कौन सी हैं। ठीक होगी बात। तो ये जनाब हमारे पास न्यूटन का, आइंस्टाइन का फर्स्ट स्पेशल थ्योरी ऑफ पास्टुलेट, थ्योरी का पहला पास्टुलेट था। अब आगे चलते हैं। अब है प्रिंसिपल ऑफ कांस्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। ये भी बहुत अहम है। ये आपके पास स्पीड ऑफ लाइट जो वैक्यूम में है उसकी वैल्यू c यानी 3 into 10⁸ होगी इन ऑल डायरेक्शन, इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आपने ये नहीं देखना कि ऑब्जर्वर की वेलोसिटी कितनी है, आपने ये नहीं देखना कि सोर्स की वेलोसिटी कितनी है, यानी आपके पास c जो है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट माना जाता है। इसकी वैल्यू सब के लिए, चाहे वो मूव कर रहा है नहीं कर रहा, ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, ऑब्जर्वर तेज चल रहा है, सोर्स आपका मूव कर रहा है, उसकी सोर्स की वेलोसिटी पे भी डिपेंड नहीं करती, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी पे भी डिपेंड नहीं करती, और वैल्यू ऑफ सी यानी हर सेम, हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेम रहने वाली है। ये बुनियाद है हमारे पास सेकंड पास्टुलेट की। तो आपके पास इसका मतलब अगर ऑब्जर्वर की मोशन भी अहम नहीं है, सोर्स की मोशन भी अहम नहीं है, तो इसका मतलब जो रिलेटिव मोशन है वो अनइंपॉर्टेंट हो जाती है जब मैं स्पीड ऑफ लाइट को मेजर कर रहा होता हूं, क्योंकि रिलेटिव आपके पास होने का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। आपके पास सोर्स की वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं आएगा, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी से कोई फर्क नहीं आएगा, तो रिलेटिव मोशन की कोई अहमियत नहीं होती जब आप स्पीड ऑफ लाइट मेजर कर रहे होते हैं। जैसे मैं एक मिसाल से देता हूं, लेट्स से हम कहते हैं कि लाइट को ट्रेवल कर रहा है 3 into 10⁸ यानी अल्टीमेट स्पीड है। अल्टीमेट स्पीड का कंसेप्ट बहुत अहम है कि भाई मैक्सिमम ये हो सकती है आपके पास। लेट्स से आपके पास एक पल्स लेजर है, आपने उसे शूट किया है आपके पास, यानी अर्थ से शूट किया जैसे दिस वन, तो एक स्पेसशिप की जानिब जा रहा है जो मूव कर रहा है। एक ऑब्जर्वर जो जमीन पे है वो स्पीड ऑफ लाइट मेजर करता है 3 into 10⁸ मीटर/सेकंड। अब जो बंदा स्पेसशिप में है, अगरचे वो मूव कर रहा है, मगर वो भी जब लाइट मेजर करेगा, स्पीड मेजर करेगा, तो 3 into 10⁸ मीटर/सेकंड ही आएगी। ये बात समझ गए? तो यानी सोर्स की मोशन ऑब्जर्वर की मोशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे आंसर पे, वो वही आएगा 3 into 10⁸ मीटर/सेकंड। तो इसका मतलब अब यहां से क्या पता चला कि आप इस बात को इस एंगल से भी तो देख सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो इंडिपेंडेंट है स्पीड ऑफ लाइट सोर्स से। यानी आपने अगर कोई चीज चल रही है और उसमें से लाइट निकली है, तो उस चीज की स्पीड का कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारी लाइट की स्पीड पे, वो उतनी ही रहेगी 3 into 10⁸ मीटर/सेकंड। अब के कुछ पॉइंट्स हैं, कोई भी चीज जो एनर्जी कैरी करती है या इंफॉर्मेशन कैरी करती है वो इस लिमिट से ऊपर नहीं जा सकती। किस लिमिट से? 3 into 10⁸ मीटर/सेकंड से। यानी आप इससे ज्यादा स्पीड पे चल ही नहीं सकते, यानी अल्टीमेट स्पीड का कंसेप्ट है। तो इसका मतलब कोई भी पार्टिकल जिसके पास मैस है वो आपके पास स्पीड ऑफ लाइट यानी कह लें रीच कर सकता है, मगर आपके पास
कोई भी ऑब्जेक्ट यानी वो जितना भी हो वो आपके पास इससे ज्यादा एक्सेलरेट नहीं कर, यानी स्पीड ऑफ लाइट पे भी हम हकीकत में आगे चल के देखेंगे मैस इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसका मतलब हम स्पीड ऑफ लाइट के करीब तो जा सकते हैं मगर उसे एक्सीड कभी नहीं कर सकते। तो अब ये एक फर्क दूसरा आ गया। क्लासिकल फिजिक्स जब हम स्पीड डील करते हैं तो वो कोई भी अपर लिमिट नहीं लगाती, जबकि रिलेटिविटी में अब अपर लिमिट आ गई कि भाई इससे ऊपर नहीं जा सकते। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बस मैक्सिमम अल्टीमेट है आपके पास। तो ये दो पास्टुलेट थे हमारे पास जिसमें हमने देखा जो आपके आइंस्टाइन ने पेश किए स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। अब जब हम इसके मुकाबले पे जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी देखते हैं, वो मैंने कहा जैसे पहले कहा ज्यादा चैलेंजिंग है क्योंकि उसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपके पास एक्सेलरेशन लगते हैं। तो आपके पास जहां पे हम रिलेटिविटी की टर्म बोलेंगे तो उसमें सिर्फ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही हम डील करेंगे, यानी हमारा ये चैप्टर ही सिर्फ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का है। अब एक थॉट एक्सपेरिमेंट है जो हमारी इसी बात से डील करता है कि अपर लिमिट जो हमारे अल्टीमेट स्पीड की बात की कि भाई क्या हो अगर हम स्पीड ऑफ लाइट के ऊपर सफारी करें, यानी हम स्पीड ऑफ लाइट से चलें। तो ये बेसिकली आइंस्टाइन का एक थॉट प्रोसेस था जिसको यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है। तो अगर क्या होगा जनाब, अगर आप स्पीड जा रहे हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से, तो इसका मतलब है आप लाइट के क्रस्ट पे बैठे हैं, एक तरह से आप वहां पे ठहरे हुए हैं। तो आपको ऐसे लगेगा स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, यानी कि वो आपके पास स्पेस में तो ऑसिलेट कर रही होगी मगर वक्त के लिहाज से नहीं कर रही, क्योंकि आप क्रस्ट पे बैठे हैं, आपकी स्पीड भी स्पीड ऑफ लाइट जितनी है। तो इसका मतलब अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है उसको रेस्ट पे लगेंगी, यानी उनका मैग्नीट्यूड तो स्पेस में चेंज हो रहा होगा मगर उसे वक्त के लिहाज से उनमें कोई चेंज होता हुआ दिखाई नहीं देगा। तो इसका मतलब उसने देखा कि जो फील्ड है वो ऐसी हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये मैक्सवेल की थ्योरी से मैच ही नहीं करती। मैक्सवेल की थ्योरी तो कहती है कि जो फील्ड चेंज होंगी उसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा होंगी। तो चेंजिंग फील्ड एक दूसरे को पैदा करती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की चेंज मैग्नेटिक फील्ड को पैदा करेगी, मैग्नेटिक फील्ड की चेंज इलेक्ट्रिक फील्ड को पैदा करेगी, मगर अब तो वो चेंज ही नहीं हो रही। तो इसका मतलब ये है कि उसने कहा ये यानी अनरीजनेबल है थिंक करना कि स्पीड ऑफ लाइट है किसी ऑब्जर्वर के लिहाज से वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए, या इनफैक्ट वो बिल्कुल ही खत्म हो जाए। तो अब जब आइंस्टाइन ने ये थॉट प्रोसेस किया तो उसके कुछ सालों बाद उसे अंदाजा हुआ कि ये थॉट प्रोसेस ही गलत था, क्योंकि कोई भी चीज स्पीड ऑफ लाइट से चल ही नहीं सकती। तो फिर वक्त ये जब 16 इयर्स के एज में उसने ये थॉट प्रोसेस सोचा था तो उससे कंसेप्ट उसका क्लियर हो गया कि आपके पास जो क्लासिकल फिजिक्स का कंसेप्ट है वो गलत है, कि आपके पास यानी जो मैक्सवेल की थ्योरी है वो सही है, फिजिक्स के लॉज जो हैं वो इनवेरिएंट हैं किसी भी जगह पे। आप एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जवाब सेम आना चाहिए, आपके लॉज सेम होने चाहिए। अब ऐसे कैसे हो सकता है कि आपकी फील्ड स्टैटिक हो जाए, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड टाइम के लिहाज से चेंज ही ना हो रही हो, जबकि थ्योरी कहती है वक्त के लिहाज से वो चेंज होती हैं। तो उसने कहा कि मैक्सवेल की थ्योरी क्या है, ठीक है क्लासिकल फिजिक्स में गलती है, तो वो इनके साथ उसने माना कि मैक्सवेल की बात को सही माना जाएगा। तो जनाब ये हमारा आज का टॉपिक था। आज हमने क्या देखा, आज हमने पास्टुलेट देख के स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के दो पास्टुलेट थे, दोनों को डिटेल में देखा, दोनों के हर की पॉइंट को डिस्कस किया। तो जनाब आने वाले दिन में हम अब इसके कॉन्सिक्वेंस देखेंगे कि इनके जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हमारे सामने आए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।